नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स। करने मतलब है कि जब हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे तो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल, जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। गारंटी पार्टनर्स को कैसे हम लोग प्रॉफिट देते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब बिजनेस थोड़ा ग्रोथ हो गया था तो हम लोग एक पार्टनर को एडमिट कराए थे, है ना, मतलब एक पार्टनर का एडमिशन कराए थे, एंट्री लिए थे। फिर अब क्या आ गया कि एक पार्टनर अपनी स्वेच्छा से नोटिस देके जा भी सकता फर्म से, या फिर अगर उसका डेथ हो गया तो अपने आप चला गया। तो उस एक पार्टनर के जाने के बाद क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है पार्टनरशिप फर्म में, इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ सकते हैं एक पार्टनर के रिटायर या डेथ मिल के केस में, कि एक पार्टनर अगर जाएगा तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। बिकॉज अगर 4 पार्टनर थे, उसमें से एक चला गया, तो एक के जाने के बाद तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग पार्टनर उनको मिलेगा, है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस में रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद पार्टनरशिप बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं और चलाया भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम चलाते रहेंगे तो क्या होगा, तो एक होता है डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एक होता है डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो आपका डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर के बीच में जो टर्म एंड कंडीशन चेंज होते हैं, जैसे एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय, तो उसको बोलते हैं डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब फर्म ही बंद कर दिया जाएगा उसको बोलेंगे डी सॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो अभी हम लोग एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम चलाते रहेंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करने पड़ेंगे, इसके बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। गैनिंग रेशियो निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। जो पीछे का पूरा हिसाब होगा सभी पार्टनर को, मतलब जो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसको इंक्लूड करके पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को, ओल्ड हिसाब किताब को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फिर अगर कोई पार्टनर चला गया है तो उसका कैपिटल अगर हम वापस नहीं किए हैं तो उसके कैपिटल को एज ए लोन मान के उसको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट देते हैं और उसके साथ साथ उसका कैपिटल का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से जो हायर होता है उसको देते हैं। तो इसके बारे में अगर कोई पार्टनर डेथ या रिटायर होता है तो हम लोग LIC, मतलब कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, रिजर्व होते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सारा डिटेल इसमें हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ए पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर, a partner has to right to retire from the firm after giving due notice in advance। कोई पार्टनर 6 महीना पहले नोटिस देके पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, ध्यान रखना, ये नहीं बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस क्लोज हो गया। ओल्ड पार्टनरशिप जो उनके बीच में टर्म एंड कंडीशन था वह क्या हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यू, राइट, उनके बीच का जो टर्म एंड कंडीशन था वो खत्म हुआ है, बट हम फर्म को कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। ए न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में नया टर्म एंड कंडीशन में पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहेगा। अब कह रहा है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कि जब एक न्यू पार्टनर्स एक रिटायरिंग पार्टनर्स फर्म छोड़कर जा रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, और जो रिजर्व है, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके प्रेजेंस में सारा काम हुआ है तो उसका भी प्रॉफिट जो कि रिजर्व में बचा हुआ है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। जिस पार्टनर जाएगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए अकाउंटिंग प्रॉब्लम में बता रहा है कि सबसे फर्स्ट आपको बता रहा है दोस्तों कि फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग इन रिटायरमेंट पार्टनर्स, करा कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, है ना, मतलब कि जो पार्टनर्स चला गया तो उसके जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग गेनिंग रेशियो, मतलब उसके हिस्से को एक पर्टिकुलर रेशियो मिलेंगे। या फिर A B C पार्टनर्स हैं, C जाएगा वो बोलेगा हम पूरा का पूरा रेशियो A को देके जा रहे हैं तो बस A को गेन होगा, B को नहीं गेन होगा, या फिर पूरा का पूरा B को दे देगा तो B को गेन होगा, A को नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला रहेगा तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे कि एक पार्टनर
रिटायर चला गया और उन्होंने अपना रेशियो किसको कितना दिया है नहीं पता है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे सारा इसमें डिस्कशन किया जाएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना, रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे, है ना, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर हम कोई जो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर है तो उसको कैसे हम पेमेंट करेंगे, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, है ना। फिर पार्टनर के जाने के बाद हो सकता है हम लोग अपना कैपिटल जो आगे पीछे उसको इक्वल कर ले या फिर कुछ चेंज कर ले, रेशियो चेंज कर ले। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। हम लोगों का रिटायरिंग पार्टनर का सबसे पहला टॉपिक क्या होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक्स एंड वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 3:1। अब हम आपको बता दें कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करा कि अगर कंडीशन एक्स रिटायर होगा तो क्या होगा, वाई रिटायर होगा तो क्या होगा, जेड रिटायर होगा तो क्या होगा। तो तीनों पार्टनर्स जो अलग अलग रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर जब हो जाएंगे तो आपको बता दें कि ये सबसे सिंपल होता है कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसके हिस्से का मतलब उससे हिस्से का रेशियो हटा देंगे, फिर जो रिमेनिंग बचेगा ना वही न्यू रेशियो हो जाएगा, वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक्स अगर रिटायर होता है तो रेशियो क्या था 3:1, तो 3 हट जाएगा, रेशियो बचेगा 2:1, यही न्यू रेशियो हो जाएगा और यही गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। अगर वाई रिटायर होता है तो बीच वाला पोर्शन हटा देंगे तो बचेगा 3:1, मतलब एक्स और जेड के बीच में क्या रेशियो हो जाएगा 3:1, यही न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जेड अगर रिटायर होता है 3:1 था लास्ट में, तो 1 हट जाएगा, 3:2 बचेगा, यही आपका न्यू रेशियो और यही आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है दोस्तों कि ए बी सी पार्टनर्स है, उनका रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। अब ध्यान रखना, अब इसको इक्वल मत बोल देना ना कि वहां रेशियो 1 हो गया, गलत हो जाएगा। आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, मतलब जो आपका हर है जो नीचे का है वो सेम होना चाहिए। देखिए इसमें 2 है नीचे, इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो आप ऊपर का सीधे सीधे नहीं कर लोगे। आप जैसे 1/2 है, रेशियो 1/3 है, रेशियो 1/6 है, तो पहले हम 6 का या 12 का जो भी एलसीएम बनेगा उसको ले लेंगे। अब यहाँ पे 6 मतलब एलसीएम वह होता है, वह मैक्सिमम अमाउंट होता है जो सभी से कट जाए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे 6 लेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 2 का, अब आपका जो लाइफ में कटता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो अब यहाँ 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें 6 लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 6 लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। अब इसमें बी रिटायर होगा तो क्या रेशियो हो जाएगा, बी मतलब बीच वाला चला गया तो एक्स सॉरी ए और सी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, बिकॉज बी का कितना था 3:1 था, तो 2 हट जाएगा तो बचेगा 3:1। मतलब जो आपका एलसीएम गलत एलसीएम है, पहले इसको सही कर लेंगे ना, इसको सम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो रेशियो बनेगा उसमें जो पार्टनर रिटायर होगा उसका हटा देंगे, फिर जो रिमेनिंग बचेगा वह न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो। सेकेंड में भी है पी क्यू आर 3 पार्टनर्स है, 1/2, 2/5 एंड 1/10। अब 1/2 जो है रेशियो 2/5, रेशियो 1/10। अब यहाँ पे 10 का एलसीएम लेके कर लेंगे, तो इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आ जाएगा 4, इसमें 8 से ना, तो 6 4 1 हो जाएगा। जब 6 4 1 हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे, जैसे पहले वाले में था 3:1, तो बी रिटायर हुआ बीच वाला तो बचा 3:1। उसी तरीके से सेकेंड जो केस है उसमें पहले इसको एलसीएम करेंगे सही से, तो 5:4 1 आया। अब इसमें कौन रिटायर हो रहा था, पी मतलब पहला वाला, तो इनका रेशियो हो जाएगा 4:1। यह कब सिचुएशन होगा, जब न्यू पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स एक छोड़ के चला जा रहा है और किसको अपना हिस्सा कितना दे रहा है पता नहीं है, इस केस में वह जो छोड़ के गया उसका हटा देंगे, फिर जो बचेगा वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो मान लिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सम टाइम द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर। कभी कभी क्या होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर होगा ना वो एक पर्टिकुलर रेशियो में वो क्या करेगा, उसके रेशियो को ले लेगा, ठीक है ना, फिर जितना लेगा उतना अपने रेशियो में क्या करेगा ऐड कर लेगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ए बी है ना 5 5 15 है ना, 15 बिस्किट होता है जिसमें ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 5 और सी को भी मिलेगा 5। अब सी बोलता है कि हमको बिस्किट आज हम फास्ट है हमको नहीं चाहिए, वो बोलेगा बट ध्यान रखना हम 5 में से 3 ए को दे देंगे और 2 बी को,
तो अब ए का न्यू रेशियो हो जाएगा 8 और बी को हो जाएगा 7, मतलब 8:7। मतलब जो पार्टनर रिटायर होगा किसको कितना दे रहा है वो पता चल जा रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:3। बी रिटायर होगा, हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब कह रहा है कि ए और सी में, सॉरी बी रिटायर होगा तो ए और सी में इक्वल में बांट दिया जाए। इक्वल मतलब 1/2 1/2 नहीं, जो इसका 4 मतलब 5 4 9 3 12 है ना, मतलब 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब 4/12। तो 4/12 का इक्वल कितना आ जाएगा, तो 4/12 का इक्वल मतलब 1/2 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4/24, मतलब 4/24 ए में ऐड हो जाएगा, 4/24 सी में ऐड हो जाएगा। इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2/12, मतलब 2/12 ए में ऐड हो जाएगा, 2/12 सी में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ए का पहले रेशियो था 5/12, जो कि 2/12 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा न्यू रेशियो, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 7/12। उसी तरीके से सी का पहले 3/12 था, 2/12 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5/12। अब आंसर क्या हो जाएगा 7/12 एंड 5/12, मतलब 7:5। सर गैनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे तो आपका गैनिंग रेशियो निकल जाएगा। जैसे ओल्ड पार्टनर को पहले 5 रुपए मिलता था, अब 7 मिलेगा, तो मतलब न्यू में 7 है, ओल्ड 5 है, तो 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 2। ये आपका हो गया गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, फार्मूला याद कर लीजिए, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर्मा वर्मा एंड नीतू वेयर पार्टनर्स इन प्रॉफिट लॉसेस 1/4 1/8 एंड 10/16। अब ध्यान रखिए, पहले तो इसको इक्वल करोगे, है ना, मतलब अब यहाँ पे एलसीएम 16 अगर लेंगे तो अगर हम 16 एलसीएम लेते हैं तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से और इसमें करना होगा 2 से, ऊपर नीचे दोनों। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 4 हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 4:10। रेशियो क्या बनेगा 4:10, 4:2:10। अब इसको और शॉर्ट कट करोगे 2:1:5 बन जाए, मतलब 2 से सभी कट जा रहा है ना, कोई एक कटेगा तो नहीं, सभी का कटना चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, since the new profit sharing ratio of the remaining partner is not in question। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पे बता रहा है कि अब अलग अलग कंडीशन है कि अगर शर्मा रिटायर होगा तो क्या होगा, वर्मा रिटायर होगा तो क्या होगा, अगर नीतू रिटायर होगी तो क्या होगा, गैनिंग रेशियो। ध्यान रखना, इस सिचुएशन में जो पर्सन रिटायर होगा उसका हटा देंगे, जो बचेगा वही न्यू रेशियो और वही गैनिंग रेशियो। अगर अच्छा सर इसके ऊपर वाले में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका गैनिंग रेशियो इक्वल था, उसका गैनिंग रेशियो क्या था, इक्वल था, बिकॉज वह अपना हिस्सा इक्वली ए और सी में बांट रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इस शर्मा का पहला है 2:1:5, तो शर्मा जी चले जाएंगे तो 1:5 आपका वर्मा और नीतू में बटेगा, जो कि वही 1:5 न्यू रेशियो भी होगा, वही 1:5 गैनिंग रेशियो भी होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसी तरीके से अगर वर्मा रिटायर होगा तो रेशियो क्या था 2:1:5, तो बीच वाला रिटायर होगा तो पहले और तीसरे का वही न्यू रेशियो वही गैनिंग रेशियो। उसी तरीके से लास्ट वाला रिटायर होगा 2:1:5 वाला, तो 5 वाला हटा देंगे तो 2:1 वही गैनिंग रेशियो और वही न्यू रेशियो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे रिटायर पार्टनर होता है तो गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐप में अगर वीडियो अपलोड है तो ऐप वाले बच्चे जाके दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट किए, बिकॉज यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा प्रमोशन। यूट्यूब पे वीडियो अगर अपलोड है या फिर इंस्टा पे अपलोड है या फेसबुक पेज पे अपलोड है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सीयूटी है ना 1 डे एग्जाम का प्रिपरेशन या फिर आप गवर्नमेंट जॉब टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले। अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में आप उसको भी ज्वाइन कर ले। और हाँ, अगर आप पेड कोर्सेज नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत सारे मटेरियल एमसीक्यू फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। एटलीस्ट आपको सिलेबस पूरा फ्री में दिया जाता है जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है। बहुत सारे वीडियो बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वजह से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, ठीक है। हम लोगों के यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे है ना बीकॉम इंट्रेंस एमकॉम इंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं, फर्स्ट रैंक तक लाए हैं, साथ में पीएचडी में भी एडमिशन हो गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप हमारे कोर्स को जो कि पूरे इंडिया में सबसे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शेयर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।
दोस्तों आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है या डेथ होता है तो उस पे हिस्से का जो गुडविल होता है, कहने मतलब हुआ 4 साल 5 साल 10 साल 1 साल 2 साल जितने भी ईयर्स पार्टनर लोग साथ बिजनेस किया था, अब वो रिटायर होके जा रहा है या उसका डेथ हो गया है, तो उसके हिस्से ने उन्होंने भी मिलके जो पार्टनरशिप बिजनेस को ग्रोथ किया था, तो पार्टनरशिप बिजनेस का जो गुडविल क्रिएट हुई है तो उसका एक सर्टेन पोर्शन वह लेके जाएगा, उसका हिस्सा जो होगा उस हिस्से के बराबर वह गुडविल लेकर जाएगा। ठीक है ना। तो अगर वह गुडविल जब लेकर जाएगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो न्यू पार्टनर सॉरी जो ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें क्या करना होता है कि जो ऑलरेडी पार्टनर एग्जिस्ट करेंगे, जैसे मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो जाएगा तो ए बी ऑलरेडी उस बिजनेस को भी चलाएंगे तो उनके अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट। मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, कंटिन्यू पार्टनर होंगे, किस रेशियो में दोस्तों, गेनिंग रेशियो में। और जो न्यू जो रिटायरिंग पार्टनर होगा या डेथ पार्टनर होगा उसके अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट। मतलब उसके हिस्से का जो गुडविल होगा उसके अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे और उसका हिस्से का जो ओल्ड पार्टनर लोग जो रिमेनिंग बचेंगे तो उन लोगों को क्या करेंगे, जितना जिस रेशियो में वो उसका हिस्सा लेंगे उस रेशियो में गुडविल उसको देंगे। ठीक है ना। अगर ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अपीयर है तो इसका ऑलरेडी एडमिशन के समय भी बताया गया था। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। मतलब अगर कि गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर है तो एसेट्स आपका क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर के ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा गुडविल क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है ना। उसी तरीके से ऑल एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ऑल प्रॉफिट, ऑल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जितने सारे रिजर्व होंगे, फंड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, है ना, तो ट्रांसफर करते समय उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। अगर उल्टा लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस बचे हुए हैं तो उनके पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उस लॉस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। मतलब कॉमर्स में अगर कोई एंट्री कैंसिल करनी होती है तो अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, अगर वो क्रेडिट होती है तो डेबिट कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब ये था। अब उसी तरीके से जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है दोस्तों, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है पहले ये समझिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे तो आपको वहां पे समझाए थे अच्छे से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये होता है कि जब वर्कर पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं और उनके नाम से हम कुछ रिजर्व बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनके नाम से जब रिजर्व बनाते हैं तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है, पूरा का पूरा रिजर्व बच जाता है तो पार्टनर के लिए बेनिफिट्स होता है, तो उस रिजर्व को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब वो अलग अलग सिचुएशन था कि जितना रिजर्व, मान लेते 10,000 रिजर्व है, क्लेम आ गया 8,000 को तो क्या एंट्री होगा, क्लेम 10,000 से ज्यादा का आ गया तो क्या एंट्री होगा। तो ये सेकंड चैप्टर जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट सेम रेशियो पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे। आज बस इसमें इतना समझेंगे कि अगर इनका क्रेडिट बैलेंस सब कुछ बांटने के बाद अगर बचा हुआ है तो जितने सारे रिजर्व होते हैं उनका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ट्रांसफर करते समय वो लोग हो जाएंगे डेबिट और ऑल पार्टनर्स के कैपिटल में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें नेक्स्ट है कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट किया जाता है, ठीक है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो पेमेंट किया जाता है तो कैसे हम लोग करेंगे इसके बारे में समझते हैं। अगर हम उनको पेमेंट कर देते हैं तो क्या एंट्री होगा, पेमेंट ड्यू होता है तो क्या एंट्री होगा। जैसे मान लेते हैं कि ए बी और सी 3 पार्टनर थे, अब सपोज करो कि सी रिटायर हो गए तो सी को अगर पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, रिटायरिंग मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अब है ना, उसको हमने पेमेंट कर दिया, उसके हिस्से का जो भी कैपिटल था चेक से या कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश से करेंगे तो टू कैश, चेक से करेंगे तो टू बैंक, ऐसे पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर उस पार्टनर्स का कैपिटल नहीं वापस किया जाता है, ठीक है ना, अगर उस पार्टनर से कैपिटल नहीं वापस किया जाता है तो उसके पैसे को एज ए लोन मान लेते हैं, उसके पैसे को क्या मानते हैं दोस्तों, एज ए लोन मान लेते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और जो रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन होगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कहने का मतलब जब पार्टनर्स रिटायर होगा तो उसका अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज उसका अकाउंट कैपिटल, बिकॉज वो पार्टनर अब नहीं रहा। जब वो पार्टनर अब नहीं रहा तो उसके अकाउंट को कर दिया जाएगा डेबिट। अगर उसको पेमेंट करेंगे
तो टू कैश या बैंक पेमेंट नहीं करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। मतलब अब उसका पैसा जो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल था वह कैपिटल कन्वर्ट होकर लोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब वो कैपिटल कन्वर्ट होकर किसमें चला गया, लोन में। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो कहने मतलब है कि पार्टनर को जब पेमेंट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक, पेमेंट नहीं करेंगे तो उसका पैसा ऐसे लोन मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि जब एक पार्टनर का डेथ होता है तो हम लोग कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बच्चे ऐप में देखना है तो जाके दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। तो और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में आप उसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज यहाँ पे सब चीजें मैक्सिमम चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है और कुछ पेड कोर्सेज भी चलते हैं और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। आप पेड कोर्सेज में भी बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो आप उसको देख के तब हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनरशिप। कहने का मतलब है कि जब एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले का एक सीरीज में सारा वीडियो आपको बताएगा, पूरा बेसिक से लेकर पार्टनरशिप तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, है ना, डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, क्या थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल समझेंगे। एक बार नोट्स पढ़ने से पहले हम आपको ऐसे ओरल बता देते हैं कि जब बिजनेस में रिटायरमेंट एक तो होता है कि वह अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, एक कंपल्सरी रिटायरमेंट था जब ऊपर से बुलावा आ जाता है, मतलब जो चला गया। तो दोनों के केस में बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट के केस में नॉर्मली तो उसी को पैसा दिया जाता है, बट डेथ के केस में उसका डेथ हो गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो और उसके अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस में, जैसे उसका कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस होगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उस पार्टनर का जो सैलरी होगा, उस पार्टनर का जो कमीशन होगा, उस पार्टनर का जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में जाएगा, उसका जो ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, कोई रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, कोई गुडविल होगी बैलेंस शीट में तो डेबिट में जाएगी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद उस दिन वैल्यूएट किया जाएगा गुडविल तो क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस आएगा कैरी डाउन और किसको मिलेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल एयर होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों आपको कि on death of partners the amount payable to him is to be paid to his legal representative। उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके जगह पे जो उसका नॉमिनी है उसको अमाउंट दिया जाएगा। और कौन कौन अमाउंट दिया जाएगा इसके बारे में आपको बता रहा है कि जो पार्टनर डेथ कर गया उसके अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो जो पार्टनर डेथ कर गया उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होगा, सबसे पहले तो उसका जो कैपिटल होगा वह क्रेडिट होगा, ठीक है ना। उस दिन जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा वह चला जाएगा, उसके हिस्से का जो गुडविल होगा, अगर बैलेंस शीट होगा तो वो डेबिट में जाएगा, वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज मतलब अलाउ किया गया तो वो भी मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। अगर कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो भी मिलेगा इसको, है ना। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो बिना बांटा हुआ भी प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है वो भी मिलेगा, है ना। और जिस दिन वो डेथ हुआ, जिस दिन उसका डेथ हुआ उस डेट तक का मतलब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, बीच में उसका डेट हुआ तो जितने दिन तक वो पार्टनरशिप बिजनेस बना उतने दिन का जो भी प्रॉफिट होगा उसको मिलेगा, अगर लॉस होगा तो भी उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डेबिटेड द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स। कह रहा है कि ऐसे भी, ऐसा नहीं कि बस उसको क्रेडिट किया जाएगा, कुछ ऐसे अमाउंट्स होंगे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके अकाउंट पे डेबिट मतलब पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में जाएगा, फिर वह अल्टीमेटली लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उतना पैसा कम करके दिया जाएगा, ठीक है ना।
जैसे ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, रिवैल्यूएशन एसेट से लायबिलिटीज का जो लॉस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूट से जो लॉस होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होगा, है ना, अगर जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर है वो भी आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। ऊपर के सारे एडजस्टमेंट जब कर लेते हैं तो उसका अकाउंट का जो पैसा होगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। क्या लिखा जाता है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरी डाउन होता है, क्रेडिट मान लेते हैं कि क्रेडिट साइड का आपका 10,000 था, डेबिट तो 2,000 तो 8,000 आएगा ना। अगर पेमेंट करते हैं तो टू कैश या बैंक, नहीं तो ट्रांसफर करते थे तो टू कैरी डाउन, है ना। अदरवाइज यहाँ पे लिखेंगे टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब भाई ए है तो ए, बी है तो बी, जो भी उनका नाम होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, उनका नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब अगर पार्टनर को जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो डिसीज पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उसको पेमेंट हम उसी समय नहीं करते हैं तब उसका पैसा एज ए लोन माना जाएगा, बिकॉज अब वह बिजनेस में पार्टनर नहीं रहा। जब वह बिजनेस में पार्टनर नहीं रहा तो उसके पैसे को एज ए लोन काउंट किया जाएगा, और जब तक उसका पेमेंट जिस दिन डेट किया उसके बाद तक का जब भी पेमेंट वो करेगा 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट के साथ करेगा, ठीक है ना। कहने मतलब जैसे पार्टनर का डेट हो गया 1 जून 2010 में हुआ था, अब मान लो कि उसका पेमेंट किया जा रहा है 1 अक्टूबर 2010 में, तो 1 जून 2010 से 1 अक्टूबर 2020 के बीच का जो भी समय होगा, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, तो मतलब 4 महीने का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कहने मतलब जो पार्टनर का डेट होता है ना, तो 2 तरीके से हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं कि जिस दिन पार्टनर का डेट हुआ, ध्यान रखना, जैसे मान लो हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, बट वो बीच में डेट कर जाता है ना, जैसे मान लो 30 जून को डेट कर गया, है ना, 25 जून को डेट कर गया, तो इतने दिन तो बिजनेस में रहा ना, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 महीने बिजनेस में रहा ना, तो 3 महीने को उसको प्रॉफिट तो दिया जाएगा, बट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा 12 महीने बाद 31 मार्च को, है ना, तो उतने दिन तो वेट करेगा नहीं। तो यहाँ पर हम एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसको 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, एक टर्नओवर या सेल्स बेसिस पे करते हैं। तो टाइम बेसिस पे क्या होता है, वो लोग पहले से एग्रीमेंट कर लिए होते हैं, जब कोई पार्टनर का डेट होगा या रिटायर होगा, बीच में रिटायर होता है, तो उसको कैसे उसका कैपिटल विथ इंटरेस्ट कैसे या फिर उसका जो प्रॉफिट होगा उतने बीच तक जो बीच में गया है, तो जो स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग था और जो मिड टर्म में उसका डेट हो गया, रिटायर हो गया, तो उस डेट तक का जितना भी प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो पहले से एग्रीमेंट में वो लोग क्या कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि इन केस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना। अगर टाइम के बेसिस पे उन लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है तो पिछले 5 साल या 4 साल 6 साल ऑलरेडी पहले से करते हैं कि जिस दिन पार्टनर रिटायर होगा या डेथ करेगा उस ईयर को छोड़कर उसके पहले के जितने सारे 4 साल होंगे, 4 साल 5 साल को 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज मान के उसके बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने करना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है ना, और उनका अकाउंटिंग अप्रोच होता है 31 मार्च को, और ए जो होता है ना बेचारा उसका डेट हो जाता है 30 जून 2018, ठीक है, तो उसका डेट हो गया, ध्यान रखना। तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा, इतना कर लेते हैं। अब 30 जून को उसका डेट हो गया तो कितने महीने हो गए, 3 महीने हुए ना, अप्रैल मई जून 3 महीने तो बिजनेस में था ना। एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर का डेट हो जाएगा अप टू द डेट ऑफ डेट, मतलब जिस दिन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा और जिस दिन उसका डेट होगा उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट होगा कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। अगर पिछले 5 साल का जो भी प्रॉफिट होगा उस पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, फिर उस एवरेज के बेसिस पे उस 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे फर्म का, फिर उसमें जो उसका हिस्सा होगा वो कितना होगा वो बताया जाएगा। देखिए अब करा 2014, 15, 16, 17 और 18 का प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है दोस्तों कि पिछले 5 साल का जो भी प्रॉफिट है, जैसे 14,000, 18,000, 16,000 और 16,000, 10,000, तो 10,000 लॉस माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 54,000। अभी कितने साल का प्रॉफिट आया है, 54,000 5 साल का, ठीक है ना। अब ये मत करना दोस्तों कि 10,000 लॉस है तो माइनस किया, तो ईयर नहीं माइनस होगा, ध्यान रखना, वो 5 से ही डिवाइड किया जाएगा, आ जाएगा 10,800। इसका मतलब यह है कि हम लोग ऑन एवरेज 10,800 प्रॉफिट एक साल में कमा लेते हैं।
तो जब वो पार्टनर का डेथ हुआ 30 जून को और अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, इसके बीच का समय है 3 महीने। तो अगर वह 12 महीने में 10,800 लगभग कमाता है तो 3 महीने में कितना कमाएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन दिया है कि अगर उनके बीच में कोई रेशियो नहीं चेंज होता तो क्या होगा, अगर वो लोग अपना नया रेशियो चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा। अगर रेशियो नहीं चेंज करेंगे तो ध्यान रखना यह पैसा कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। पहले तो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 के बीच का उसका 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 2700। ध्यान रखना है फॉर्म का है, गलती से मत बोलना कि उस पार्टनर का है, उस पार्टनर का तो 1/3 होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन था। इस क्वेश्चन में आपका जब रेशियो नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। जब रेशियो नहीं दिया होता क्या मानते हैं, इक्वल माना जाता है। तो अब इक्वल मानेंगे तो 2700 का 1/3 मतलब 900 इसको मिलेगा ए के जो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव को उसको दिया जाएगा। इतना तो पता चल गया कि पिछले साल का 3 साल 4 साल जो क्वेश्चन में दिया होगा उस प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, बट ईयर डिवाइड करते समय नहीं माइनस किया जाएगा लॉस के केस में। तो आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग जितने दिन 3 महीने 4 महीने अगर नंबर ऑफ डेज में भी हो सकता है 115 दिन 110 दिन 45 दिन 46 दिन, तो उस डेट का जैसे यहाँ पे है ना 3/12 है तो वहाँ पे कर लेंगे। मान लो अगर 15 दिन होता तो 15/365 कर लेते, 15 दिन का निकल जाता प्रॉफिट, तो निकलेगा फर्म का निकलेगा। अब उस फॉर्म में 2700 में उस पार्टनर का कितना हिस्सा होगा, रेशियो गिवन होगा तो उस रेशियो में निकाल लेंगे, नहीं गिवन होगा तो जितने पार्टनर होंगे इक्वल बांटा जाएगा। अच्छा अब ये बताओ यार एक्चुअल प्रॉफिट तो है ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो यार एंड में होता है, तभी कहाँ निकाल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। मतलब एक कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा किससे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, मतलब रियल वाला प्रॉफिट नहीं है, एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, सस्पेंस प्रॉफिट है, ठीक है ना जी। यह कब करेंगे, जब रेशियो में चेंजेस नहीं करेंगे। जो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए के जाने के बाद बी और सी कोई रेशियो में चेंज नहीं करते हैं तो यह एंट्री होगा। अगर बी और सी रेशियो में चेंज करते हैं, बोलता है कि जब वो ए चला गया तो बी और सी क्या करता है, अपना रेशियो 3:2 में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले उनका रेशियो था 1/3 1/3 1/3 तीनों का था, अब इनका रेशियो का 3/5 और 2/5। तो 3/5 में न्यू है, ओल्ड 1/3, तो गेनिंग आ जाएगा 4/15। 2/5 में -1/3, इसको कैलकुलेट कर 1/15, मतलब 4:1। कहने का मतलब है जो पार्टनर जितना गेन करेगा उसको उतना पैसा अपने हिस्से से देना पड़ेगा। मतलब यह जो 900 है वह ए के हिस्से से कटेगा 4/5 और बी के हिस्से से कटेगा 1/5, मतलब जो गेन करेगा उतना उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट, जो गेन करेगा उसको डेबिट। अब यहाँ पार्टनर ए छोड़ के जा रहा तो कहीं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया ना बी और सी के लिए, तो ए को क्रेडिट कर दिया जाएगा, ए बी और सी को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के हिसाब से क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पिछले साल का, जिस साल पार्टनर का डेथ होगा ना उसके पिछले ईयर का सेल्स और पिछले ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। अब जब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे तब आपको नेक्स्ट ईयर मतलब करेंट ईयर का जिस डेट तक पार्टनर का डेथ हुआ है उस डेट तक का जितना भी सेल्स हुआ हमारे पास वाउचर होगा, तो उस वाउचर का 20% प्रॉफिट होगा तो 20%, 30% होगा तो 30% इजीली निकाल लिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सारा, सीता एंड मीना वेयर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। सारा का डेथ हो जाता है 30 जून 2017। अब ध्यान रखना जब भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, तो मान लिया जाता है कि वह क्वेश्चन आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। Whereas the firm closes its book on 31st March every year, कह रहा है कि 31 मार्च को हर एक साल वो क्या करता है, अकाउंटिंग उसका क्लोज होता है, तो मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। According to their partnership deed, Sara's representative would be entitled to get share in the interim profit। मतलब सारा का जो रिप्रेजेंटेटिव, सारा का तो डेथ हो गया, मैंने सारा अली खान की बात नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा सारा रहा होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। कैसे मिलेगा, बोलता है कि उसका डेथ हुआ था 2017 में, मतलब 17-18 में डेथ हुआ। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 2018 को क्लोज होगा। अब पिछला जो प्रॉफिट होगा 16-17 का,
है ना। तो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक का सेल्स है 6 लाख और प्रॉफिट है 1,80,000 बोला है ना। सेल्स एंड प्रॉफिट, पहला नंबर वाला सेल्स होगा, दूसरे नंबर वाला प्रॉफिट, है ना। अब कह रहा कि जिस डेट तक सारा का डेट हुआ, मतलब 1 अप्रैल 2017 से और 30 जून 2017 तक, ठीक है ना, इतने 3 महीने में जितना भी सारा का जब तक डेट हुआ उस डेट तक का सेल कितना है दोस्तों, 1,20,000। तो करना क्या है, अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि पिछले साल का प्रॉफिट, है ना, प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट है इंटू 100 पर प्रीवियस ईयर का सेल्स निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मतलब पिछले साल का प्रॉफिट 1,80,000 था और प्रीवियस ईयर का सेल्स 6 लाख था, और इनको 100 करेंगे तो 30% आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट रेशियो, कि जितना भी हम सेल करते हैं उसका 30% एटलीस्ट हमको प्रॉफिट हो जाता है। तो इस बार हम लोगों ने कितना सेल किया, 1,20,000, और उसका 30% प्रॉफिट होगा तो 36,000। ये ध्यान रखना, एक फर्म का प्रॉफिट हुआ है, एक 36,000 सारा नहीं प्रॉफिट हुआ है, बस फर्म का हुआ है। अब इसमें सारा का रेशियो क्या था, सारा का रेशियो था 2:1, है ना। सारा का पहला नाम है तो यहाँ पे रेशियो दिया ना 2:1, तो सारा का 2:1 मतलब 2/5 हो जाएगा। तो 36,000 का 2/5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 14,500, है ना, 14,500। तो 36,000 का 2/5 14,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू साराज कैपिटल, सारा के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट हम आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। वीडियो ऐप में अपलोड है, तो आप ऐप वाले बच्चे जाके दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट किए, मतलब जस्ट एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वीडियो आपको अपडेट कर दिया गया होगा। यूट्यूब पे अपलोड है, तो बच्चों भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर टीचर्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों में शेयर करें, है ना, गार्जियन देख रहे हैं तो भी अपने बच्चों में शेयर करें और स्टेटस लगाएं, बिकॉज आपके एक शेयर और एक आपका एक लाइक से हमारे अंदर जो मोटिवेशन आता है वो शायद आपको फील नहीं होगा, हम फील करते हैं। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको फ्री में मटेरियल, फ्री में क्वेश्चन एंड पेड कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे पीडीएफ इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल किए जाते हैं और ऐप में पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जो कि पूरे इंडिया में सबसे मिनिमम कॉस्ट पे सबसे मैक्सिमम आपको क्वालिटी के साथ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वेल क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना, वहां से पढ़े होते हैं। यह वीडियो आपको 12th बीकॉम एमकॉम गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए अवेलेबल है, तो इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट डेट के केस में हम लोग समझते हैं या पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक है। तो यह समझना, ये मैं पार्टनरशिप का जब डेट पार्टनर्स पढ़ा रहा था तो उस टॉपिक में ही मैंने सोचा इसको कवर कर दूं, बट अलग से कवर करने का रीजन यह था बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टनर्स ए है ना, कोई पार्टनर्स बी है, ठीक है ना, और कोई पार्टनर सी है। अब तीनों के ज्वाइंट रूप में फर्म क्या करती है, एक पॉलिसी लेती है। अब इसमें से अगर किसी का भी डेथ होगा ना तो फुल अमाउंट मिलेगा, अगर डेथ नहीं होगा, रिटायर के केस में अगर ये लोग पैसा पॉलिसी के अमाउंट सरेंडर करवाते हैं और मतलब कि अगर वो बोलते हैं कि नहीं अब हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब उसको सरेंडर वैल्यू मिलेगा। बट अगर किसी भी पार्टनर को डेथ हो गया ना तो पॉलिसी का फुल अमाउंट मिलेगा, ध्यान रखना। अब चलिए देखते हैं रूल्स में क्या लिखा है। Joint life policy means insurance of the partner on a joint basis. Premium is paid by the partnership firm, and it is assets of a firm. If any partner dies, a joint life policy reserve is just like provision for doubtful debts. मतलब joint life policy reserve क्रिएट किया जाता है ना, तो वो क्या होता है, एक क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट की तरह होता है। और जेएलपी रिजर्व को सबसे पहला क्वेश्चन कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो रिजर्व होता है सभी पार्टनर को दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, जो पार्टनर रिटायर हो चाहे डेथ हो उसके पहले, जैसे मान लो यहाँ पे जो हमने आपको क्वेश्चन में लिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर्स, तो इसमें मान लेते हैं अगर कि सी रिटायर होता है ना तो सी को भी मिलेगा उस जेएलपी रिजर्व का हिस्सा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बता रहा है कि स्टेप डेथ के केस में क्या होगा
तो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होगा वो तो सभी पार्टनर में बांटा जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो ऑलरेडी उनके बीच में डिसाइडेड रेशियो है इस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर अब उसके बाद जो पॉलिसी का अमाउंट होगा एसेट्स ट्रीट किया जाएगा, सरेंडर वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा। डेथ के केस में पॉलिसी अमाउंट फुल मिलेगा, जेएलपी रिजर्व तो पार्टनर्स को ट्रांसफर किया ही जाएगा, पॉलिसी का अमाउंट जो होगा ना वो पूरा का पूरा दिया जाएगा, पूरा मिलेगा, ठीक है ना। भले ही एक पार्टनर का डेथ हुआ बट तीनों को पूरा पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, अगर हम ऐसे नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और ज्वाइंट में प्रीमियम लिया गया फर्म के द्वारा पार्टनर के नाम से, तो अगर वह एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट, नॉर्मल रिटायरमेंट, डेथ वाला नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज होता है तो उस केस में भी तो जेएलपी रिजर्व तो सभी, जेएलपी रिजर्व नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा, उस केस में जेएलपी रिजर्व पार्टनर के बीच में नहीं बांटा जाएगा। डेथ के केस में जेएलपी रिजर्व तो सभी पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा, बट रिटायरमेंट और एडमिशन के केस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में जेएलपी रिजर्व को नहीं बांटा जाता है, ठीक है ना। बट जो सरेंडर वैल्यू होती है उसको एज ए एसेट्स मानते हैं, पॉलिसी अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब सरेंडर वैल्यू क्या होता है, जो फुल अमाउंट नहीं मिलता है बट आप जितना पैसा जमा किए तो उसका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के आपको पैसा दे दिया जाता है, जो बीच में पॉलिसी तोड़वाते हैं उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। डेथ के केस में बीच में भी टूटेगा तो भी पूरा पैसा मिलेगा, बट एडमिशन के केस में नॉर्मली नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह जेएलपी रिजर्व जो कि बहुत बच्चों का कंफ्यूजन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐप वाले बच्चे जाके दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करें, और यूट्यूब पे जो बच्चे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें। अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, अल्पाइन क्लासेस प्ले स्टोर से ऐप को भी डाउनलोड कर ले, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपके सारे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। यहाँ पे सीयूटी, 12th और सीए फाउंडेशन, इवन की टीजीटी, पीजीटी का भी प्रिपरेशन कराया जाता है। मतलब कॉमर्स से रिलेटेड आपको ऑल इन वन, कॉमर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। थैंक यू सो मच।